ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग एक एटम एटम इंटरेक्शन पढ़ा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग या शेयरिंग हुई, उसके बाद एक मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हुआ, उसके साथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारी स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर हमारा इम्फेसिस किस पर है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन पर। एक मॉलिक्यूल के अंदर या तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे या तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड जो इससे बने होंगे एटम एटम इंटरेक्शन से, या तो सिंगल बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीन तरह के बॉन्ड हो सकते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रहता है। तो हम इन तीनों बॉन्डिंग में, सिंगल बॉन्ड में हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पढ़ते हैं, यानी कि उसमें एग्जिस्ट करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उससे अलावा अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में पार्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम एन से डिनोट करते हैं। हम इस एनर्जी सीक्वेंस से देख रहे हैं कि एन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमने उसको एक जनरली न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स में एन होता है, नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाने के लिए होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो होता है नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, सल्फर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, कार्बन वगैरह में नहीं होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो बॉन्डेड या तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा या दूसरे बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। जिसमें एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होगा उसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। इन दोनों की जो फ्रेंडशिप होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी। इलेक्ट्रॉन ही अगर ट्रांसफर और शेयरिंग कर रहा है तो उनकी फ्रेंडशिप होगी। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसी तरह से उस पर बॉन्ड बनता है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल में कहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा? ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो हर मॉलिक्यूल में होंगे, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं जो सब में होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रोफाइल को। कहां पर प्रोवाइड करवा सकता है वो? इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो कि हम सिग्मा और पाई स्टार के से जानते हैं। खाली वही होते हैं इसलिए वहीं पर ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहां से कहां होता है? बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसको हमने होमो नाम दिया था, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई एनर्जी के ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियोफाइल का है, एन जिसको हम, अगर एन है तो एन, पाई है तो पाई। अगर किसी मॉलिक्यूल में एन है तो वो एन हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है, पाई है तो तब, एन नहीं है तो पाई फिर हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये तो होमो हो गया, HOMO। और इलेक्ट्रोफाइल का जो लोएस्ट एनर्जी है वो ल्यूमो हो गया, जिसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा एक इंटरेक्शन जो, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, उसको हम होमो और ल्यूमो इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? सिग्मा और पाई इंटरेक्शन, या सिग्मा टू सिग्मा स्टार, या एन टू पाई स्टार। सबसे कम एनर्जी लगती है एन टू पाई स्टार में। तो हर एक प्रोसेस उसी तरह से होना चाहिए, कम एनर्जी लगे और उसके प्रोडक्ट में कम एनर्जी हो, यानी कि वो स्टेबल हो। स्टार्ट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनर्जी मिनिमाइजेशन से होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन ही उस बेस पर करता है कि इसका एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो, कम एनर्जी का मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, किस बेस पर? उसको स्टेबल करने के बेस पर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और बॉन्डेड भी हो सकता है। ओके, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज।
तो न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल ही हमेशा इंटरेक्शन होता है और बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तीन ही तरह से बॉन्ड बन सकते हैं। इन मॉलिक्यूलर के इंटरेक्शन से भी, होमोल्यूमो इंटरेक्शन से भी बॉन्ड इसी तरह से बन सकते हैं। तीन इंटरेक्शन या तो पाई टू पाई स्टार हो सकता है, या पाई टू सिग्मा स्टार हो सकता है, या एन टू पाई स्टार हो सकता है, या एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है। लेकिन मोस्टली एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार, क्योंकि एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में कम है। अगर हम एनर्जी गैप की बात करें तो इसमें इतना है, इसमें इतना है, और इसमें इतना। कोई भी प्रोसेस नहीं चाहती कि हम इतनी एनर्जी लेके स्टेबल रहें, नहीं, तो वो कम से कम एनर्जी लेना चाहेगी इसमें। तो इसलिए इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं। हम धीरे धीरे इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, और बट हमें ये याद रखना है कि इसमें इंटरेक्शन इस तरह से होता है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोसीजर ही उसके एनर्जी को मिनिमाइजेशन को ध्यान में रखते होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन, मिनिमम एनर्जी चाहेगा कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन के साथ मिनिमम एनर्जी हो, और ये जो प्रोडक्ट बने उसके पास भी कम एनर्जी हो, यानी कि वो स्टेबल हो। इसी तरह से इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन को हम होमोल्यूमो इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ये एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर ये एन है, ये पाई स्टार, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। ये एग्जांपल हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये तो जस्ट एग्जांपल है आपको। टाइप्स ऑफ, बस इंटरेक्शन हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होगा। अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, इन दोनों इंटरेक्शन के बाद जब मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, सबसे पहले एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बना, मैक्रो मॉलिक्यूल बना। यहाँ पर तो एटॉमिक इंटरेक्शन हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हुआ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल बना। तो इस मैक्रो मॉलिक्यूल में भी या तो सिंगल बॉन्ड बना होगा उन दोनों के बीच में, या तो डबल बॉन्ड बना होगा, या ट्रिपल बॉन्ड बना होगा। यही तीनों बॉन्ड बन सकते हैं। अब इन तीनों के बॉन्ड के हम के बारे में जानते हैं कि क्या इनमें होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग पूरा इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज हैं जिनके पास हाई डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो मैंने बताया था कौन सा एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब उसके पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन है। एन सबसे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इन तीनों का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, हम बताएंगे किस केस में इसको कार्बीन बोलते हैं। ये नॉर्मल केस नहीं होता है, ठीक है। कार्बीन, अभी क्वेश्चन भी किसी ने डाला था कार्बीन बेस्ड रिएक्शन का ग्रुप में, तो ये कार्बीन होता है रिमर्टिमन रिएक्शन में, ये बाद में। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फर का साइज बड़ा होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसलिए जनरली उसको हम कंसिडर नहीं करते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मोस्टली कंपाउंड्स में होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ही हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, और कार्बन को न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, ये नेचुरली कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ए न्यूट्रल एटम। अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया जो खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। बट ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंटरेक्शन दिखा रहा है एन टू पाई और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में इंटरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से दे सकता है, क्योंकि इसके पास होल्डिंग कैपेसिटी उतना नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी नहीं है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर तो हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, खींचता है, तो इसलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, RNH और ROH, विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग
जबकि दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन अपने पास रखने की कैपेबिलिटी रखता है। एन मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब एन नाइट्रोजन, ये हमें याद रखना है। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल एन, न्यूक्लियोफाइल एन। तो ये हमें याद रहेगा कि न्यूक्लियोफाइल खींच इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तीनों एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो अच्छे से होल्ड नहीं करता। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इनमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का साथ साइज भी छोटा है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अच्छे से बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल काम करता है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कोई भी जनरली कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, उनको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक हमने स्पीसीज बताई थी। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो या तो वो नाइट्रोजन था या ऑक्सीजन था या सल्फर था या कार्बन था जिसको बनाया गया था, बगल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगाया गया है, जैसे ग्रिग्नाइट रिएजेंट मैग्नीशियम लगा दिया। दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट यही चीज होते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव लगा दिया मैंने तो कार्बन नेगेटिव हो जाता है, जैसे ग्रिग्नाइट रिएजेंट RMgX। मैग्नीशियम लगा दिया तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल हो गया। वही अगर मैं कार्बन के साथ कोई और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन अब डिफिशियंट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को बनाया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक को भी, लेकिन नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं तो इनको बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास हम आते हैं। ये आप देख रहे हैं कार्बन के पास ऑक्सीजन लगा है तो इसने ऑक्सीजन खींचना स्टार्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। हमें हर जगह पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, लेकिन नाइट्रोजन इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। और किसी न्यूट्रल एटम के पास लग गए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते भी है। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि हमने क्या लगा इसमें इलेक्ट्रॉन नेचुरली होते हैं। एल्यूमिनियम, बोरेन, ये सब लुईस एसिड कहलाते हैं, लुईस एसिड एलिमेंट्स। अगर हम लुईस एसिड एसिड और बेस भी देखें, एसिड और बेस भी वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बेस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो यानी कि हर कोई कैरेक्टर जो किसी भी एलिमेंट का है, ये केमिकल कंपाउंड का बोल लो या मॉलिक्यूल का बोल लो या मैक्रोमॉलिक्यूल का, वो या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या तो लेने वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले को हम बेस कहते हैं, या उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इसी केस में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। बोथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग जनरली रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, और एसिड और बेस में हम हाइड्रोजन और इन सब की बात करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन है तो इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, इसको इसको हम एसिड नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं लेकिन एसिड जनरल नहीं करते। एसिड उसको कंसिडर करेंगे जो H आयन को रिलीज करेगा। है तो चीज वही कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों चीज। तो हमारा जो पहला इंटरेक्शन पॉइंट है वो यही है कि न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये दोनों आपस में कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल को अगर हम कभी कंसीडर करते हैं एज ए बेस भी, और इसको हम एसिड भी। सारे कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डिफाइन करता है। ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, वो भी जो रिलीज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ही सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। सब चीज सारी इलेक्ट्रॉन कौन सी रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ही बताएगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में इंटरेक्शन होने से बॉन्ड बनेंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल।
तो अब हम इन तीनों की कहानियों को थोड़ा सा देखते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को हम थोड़ा सा कंसीडर करते हुए देखते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा और भी चीज को से जोड़ते हैं, जो मैकेनिज्म है, हमें उसका अभी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी बॉन्ड को की रिएक्टिविटी को देखने के लिए। उसके बाद हम कैसे दिखता है बॉन्ड, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, कायरल है या सिंगल है, डबल है, उसके बाद बात करेंगे। जब हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में हम सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है, ये मेरी अपनी बुक से है। तो मैंने इसको डिजाइन थोड़ा सा किया है इस तरह से कि यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन दिखा है। ये एनर्जी डायग्राम है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इनहेंस हो रहा है, यानी कि सिग्मा के पास सबसे कम एनर्जी है, फिर पाई के पास है, एंटीबॉडी के पास हाई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है, इसलिए तो वेकेंट रहता है, ठीक है। तो पाई स्टार समय ये सीक्वेंस हमें बहुत ज्यादा काम आएगा, हर जगह काम आता है। ये फिजिबल इंटरेक्शन है या नहीं उस पर भी काम आता है, हमें समझना है। अब हम थोड़ा सा बॉन्ड्स की तरफ जा रहे थे, वहीं चलते हैं। तो ये बॉन्ड बने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। अब बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के बीच बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन रहा है। नेचुरल न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल को बनाया जाता है या तो कार्बोनिल बना के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, या तो उस पे हेलोजन लगा के, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा के। अगर हम इलेक्ट्रॉन खींचने वालों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। और प्लस आई मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तभी तो प्लस हो रहा है, कमी। प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्लस माइनस आयन भी इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं इसमें प्रोटॉन होंगे, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, बस ये है। तो इसका मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड कर रहा है, कम या ज्यादा, ठीक है। तो अब हमने ये देखा प्लस आई और माइनस आई देखे, तो माइनस आई वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो कार्बन को पॉजिटिव बना रहे हैं। हमें तो यही तो चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। नेचुरल न्यूक्लियोफाइल ये हो गए और इलेक्ट्रोफाइल ये हो गए, तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा। नाइट्रोजन कार्बन के बीच ये बॉन्ड बनेगा, एनसी बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन कार्बन ओसी बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन सल्फर कार्बन एससी बॉन्ड बनेगा। जिस 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 एलिमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा वो बॉन्ड बनेगा। जैसे नाइट्रोजन सपोज न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये नया बॉन्ड बनेगा एनसी बॉन्ड। उसी तरह से कार्बन अगर न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन है, इसके साथ बॉन्ड कर रिएक्शन कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट से बना है सपोज हमने, ठीक है। अभी हमने ये नहीं सीखा कि कार्बन को न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाया जाए या इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया। हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नेचुरल है और कार्बन को बनाया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन न्यूट्रल है। अगर मैं उसके पड़ोस में नेबर में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगा दूं, इट इज ऑब्वियस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर मैं डोनेट करने वाला लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इस केस में कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल होगा और ये अपना दूसरा कार्बन भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी बहुत कम है, जैसे हम देख रहे हैं उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। केमिस्ट्री में हमें एनर्जी और उसके बारे में
एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम स्टेबल होगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी का है, यानी कि वो बहुत स्टेबल, इसके इसलिए इनको सैचुरेटेड बॉन्ड भी हम बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड। वहीं डबल बॉन्ड के अगर हम बारे में बात करें, डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास सिग्मा से ज्यादा एनर्जी है, यानी अब ये रिएक्शन कर सकता है, इसके पास एनर्जी आ गई तो ये रिएक्टिविटी आ गई, इसलिए ये सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। हम कभी भी कोई भी रिएक्शन देखनी हो, हमें उसका एरो देखना पड़ता है, या पता होना चाहिए कि एरो का मूवमेंट क्या है। एरो का मूवमेंट न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस रिएक्शन में देखो, जो एडिशन रिएक्शन मैंने लिखी है, इसमें एरो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, जबकि सिग्मा नहीं। इसीलिए डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देता है, जो कि इस तरह मूवमेंट करता है। ये जीपेट का क्वेश्चन है, आया हुआ है, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग एडिशन रिएक्शन एंड डबल बॉन्ड इज कैपेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि हाई एनर्जी का है। इसका मतलब वो जंप कर सकता है, या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो जंप कर सकता है अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या दूसरे के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ओके, अगर मैं सिग्मा और पाई की बात करूं, 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, और पाई 2 ही तरह के ऑर्बिटल बन सकते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई अगर n है तो ये तो हाई एनर्जी के हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तब तो बात ही अलग है। लेकिन कार्बन में ये होता नहीं, और हमारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कार्बन कार्बन बॉन्ड से बनते हैं। इसलिए जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ना हो तो हम एन को तो मान नहीं सकते कि एन होगा कार्बन के पास, तो हम इन दोनों बॉन्ड्स की बात करेंगे, और मोस्टली हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की ही बात करते हैं, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केस एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, या हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो बॉन्ड रिएक्शन तो कार्बन कार्बन पर ही होती है। हमारा स्ट्रगल ही कार्बन कार्बन, यही तो केमिस्ट्री का स्ट्रगल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना। ना तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, ना तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, यही तो प्रॉब्लम है, ये दोनों बनाने पड़ते हैं। जहां का अगर नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें यहाँ पर, तो एक तो नेचुरली न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन और सल्फर, इसलिए ये तो चैलेंजिंग उतना नहीं है। इसलिए हमारी जो छोटी छोटी लैब होती है फार्मा की, उनमें ये बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे हम एस्पिरिन बनाते हैं या एस्टेनिलमाइड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनता है उसमें, ऑक्सीजन कार्बन। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि कार्बन को ना तो पॉजिटिव बनाया जा सकता है इतनी आसानी से, ना तो नेगेटिव। कुछ तरीके हैं नेगेटिव के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डोल रिएक्शन में, सारी नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट इसी बेस पर है, कार्बन कार्बन के बीच। तो अगर हम सिंगल और डबल बॉन्ड की बात करें, तो इसमें डबल बॉन्ड में हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होने के बावजूद, क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, इसी को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं एडिशन रिएक्शन कौन देता है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड का ये केमिकल टेस्ट भी है। जब हम ब्रोमीन गैस डालते हैं किसी भी कंपाउंड में, अगर उसने ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्शन कर ली, तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी कि वो एडिशन रिएक्शन कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड का टेस्ट है, डबल बॉन्ड को या अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड कब नहीं देता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ये एक डबल बॉन्ड है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू सिग्मा, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है, यानी कि ये जंप कर सकता है अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या दूसरे के ऑर्बिटल में। ओके, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, ये एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है, ये
एल्कीन है, ये वाला एल्कीन है ये। इसमें सिग्मा भी है, पाई भी है। सिग्मा पाई है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है पाई स्टार भी होगा, सिग्मा स्टार भी होगा। ठीक है, ये तो अपना एक मॉलिक्यूल हुआ ये। अगर ये ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन के सिग्मा स्टार में ये रिएक्शन करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा के साथ बॉन्ड करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हमने उसमें एग्जाम्पल में भी देखे थे। ठीक है, अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसमें कोई एनर्जी डालूं इस एल्कीन में, ये तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो गई, सपोज यहाँ पर ब्रोमीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें एनर्जी डालूं इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आसानी से जंप करेगा? ये वाला, क्योंकि इसके पास बहुत आसानी से जा सकता है। ये एनर्जी मैं अगर यूवी से करूं यूवी लाइट से, तो ये अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आसानी से चला जाएगा और ये यूवी की एक्टिविटी देने लगेगा, यानी कि अब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है पाई टू पाई स्टार। इसीलिए यूवी में एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं क्योंकि पाई आसानी से जंप कर सकता है कंपेयर टू सिग्मा। तो अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एक और कॉन्जुगेशन लगा दूं, ये कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, तो अब क्या होगा? पाई का आसानी से जंप हो रहा है, डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं पीछे से रेजोनेंस भी लगा दूं तो ये और आसानी से जंप होगा। पाई पहले तो एल्कीन था, फिर हम एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। ये एल्कीन है, ठीक है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कि जंप कर पर अगर मैंने कोई एनर्जी डाल दी इसके अंदर, जैसे यूवी लाइट डाल दी, ये जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब मतलब एनालिसिस में एब्जॉर्ब ही करना होता है किसी कंपाउंड का, यानी कि वो यूवी एक्टिव हो रहा है। ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सिग्मा के पास कितनी ही एनर्जी दे दो तभी भी सिग्मा स्टार नहीं जाएगा ना, तो ये पाई स्टार के पास जाए, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए, वो यूवी के बस का उतनी एनर्जी नहीं है, तो ये पाई टू स्टार आसानी से जा सकता है। एन टू पाई स्टार और भी आसानी से जा सकता है, लेकिन हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसमें जंप कर रहा है यूवी लाइट की वजह से। अगर मैं इसमें एक और कॉन्जुगेशन लगा रहा हूं, अब क्या हो रहा है? यूवी लाइट का असर तो हो रहा है, लेकिन ये भी तो खुद रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि ये खुद भी उछलना ही चाह रहा है पहले से ही। रेजोनेंस में जाना मतलब उसको अपने ऑर्बिटल्स में दूसरे ऑर्बिटल में जंप करना, ये भी तो रेजोनेंस की वजह से ही जा रहा है। रेजोनेंस ऐसा ही तो होता है, ये ऐसा हो रहा है नेचुरल में, लेकिन यूवी लाइट में मैं इसको जंप करवा रहा हूँ। जो पहले से जंप कर रहा है उसको जंप करवाना ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और मैंने यहाँ पर रेजोनेंस भी लगा दिया एक पाई, तो अब ये आसानी से जंप कर जाएगा, तो हमें और कम एनर्जी लगेगी, यानी कि ये और भी ज्यादा यूवी एक्टिव हो गया। अब यूवी की जो रेंज है 200 टू 400 के अंदर आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोफोर। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपाउंड को एक्टिव होने की, क्रोमोफोर यूवी एक्टिव। अब ये आसानी से पाई टू पाई स्टार में जंप कर जाता है, दैट इज क्रोमोफोर। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का जंप करना भी हम आसानी से अगर हो रहा है, देन क्या है? वो यूवी एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यूवी एक्टिविटी इस इलेक्ट्रॉन को बहुत
एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि पीछे से कोई खींच रहा है। वहां पर रेजोनेंस तो उसको पुश कर रहा था उछलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर खींच रहा है, यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा मीन्स लैम्डा कम, तो यूवी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में यूवी के लेक्चर में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन को हम यूवी से कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि पाई की रिएक्टिविटी को हम यूवी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यूवी एक्टिविटी है किसी कंपाउंड में। इसीलिए यूवी कंपाउंड को यूवी एक्टिव होने के लिए उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, इनफैक्ट कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है, क्योंकि वो और भी कम एनर्जी गैप पहले पाई टू पाई इतना था, इसमें चाहिए थी उसको 150 नैनोमीटर, वो यूवी रेंज में नहीं, बहुत मींस 180 मान लो, ठीक है 180 नैनोमीटर एक्टिव है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड लगाया एनर्जी गैप इतना हो गया, अब ये कंप्लीटली 200 टू 400 के बीच आ गया, यानी कंप्लीट यूवी एक्टिव। यूवी एक्टिविटी के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन को आसानी से जंप करवा देता है इस रेजोनेंस के थ्रू। तो उसे नेचुरली जंप करने की कैपेबिलिटी है, जो पहले ही नेचुरली जंप करना चाह रहा है उसको मैं जंप करवा रहा हूँ तो बहुत आसानी से होगा। जो पहले ही आलसी से बैठा हुआ है उसको जंप कराना बड़ा मुश्किल होगा, उसमें एनर्जी चाहिए। जो अगर उसको कोई खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कोई, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा। आसानी से जाने नहीं देगा मतलब एनर्जी बहुत गैप बढ़ जाएगा, फिर एनर्जी गैप बढ़ जाएगा मतलब लैम्डा कम हो जाएगा, तो यूवी की रेंज से बाहर आ जाएगा। इसीलिए डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन में होना जरूरी है। इसीलिए इस ग्रुप को हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप है उस पर लगाएंगे तो उसकी यूवी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए वो या तो ब्लू शिफ्ट की तरफ चला जाएगा, रेड शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर या हाइपो, वो अलग अलग चीजें हैं। ये कम वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा अगर मैं इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विट्रिंग ग्रुप लगा दूं। ये हम डिटेल में यूवी एनालिसिस में पढ़ेंगे, बस जस्ट मेरा इसका पाई के साथ कोरिलेशन करने का था। यूवी के चैप्टर में भी हमें ये पढ़ना है। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या ध्यान देना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड नहीं। इसीलिए डबल बॉन्ड एक्टिव भी होता है यूवी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच एनर्जी ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जल्दी से अपने एंटीबॉन्डिंग में चला जाते हैं और जल्दी से लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम सिंगल बॉन्ड की रिएक्टिविटी देखेंगे। सिंगल बॉन्ड तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस तरह के रिएक्शन नहीं देंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। वो देते हैं कौन से, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है SN1 SN2, एलिमिनेशन है E1 and E2। तो इनके बारे में, ये सिंगल बॉन्ड की रिएक्टिविटी है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। वहीं पर डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जब इसमें सिंगल डबल बॉन्ड, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड एक और कॉन्जुगेशन आ जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो वो डिफरेंट चेंज कैसा होती है, क्यों? क्योंकि पहले ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह था, अब इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस भी हो रहा है, तो उससे उसकी रिएक्टिविटी चेंज होगी। पहले तो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, जो कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होता है। उसके बाद हम उसके डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में है तब क्या होगा। डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में है तब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ही रिंग में ये इस एडिशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ जाना होगा, सिग्मा स्टार की तरफ, लेकिन ये तो अपने ही में घूम रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इंगेज्ड है रेजोनेंस के लिए। ये कभी नहीं चाहेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर दे, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इतना आसान नहीं है इसमें, आसान नहीं क्या, इसमें होता ही नहीं। इसीलिए डबल बॉन्ड का अगर कोई रिएक्शन दे रहा है इसका मतलब वो एरोमेटिक एल्कीन नहीं है। ये भी एक टेस्ट होता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्कीन का डिफरेंस। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। एडिशन रिएक्शन देगा कैसा है? एडिशन रिएक्शन तो इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन
का ट्रांसफर होता है पाई से। पाई जब खुद में इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? तो ये बेंजीन रिंग का अपने आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना उसका एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी से पहले हम लोग, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन है तो अलग है, अगर कार्बन ऑक्सीजन हो गया तब और भी चीज है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं देगा, 2011 जीपैट पेपर, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं देगा, अब वो ये डेफिशिएंट हो गया, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या रिएक्शन हो रही है। हमने भी देखा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो रही है, तो इसलिए हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के बाद देखेंगे। डबल बॉन्ड जैसे ही हुआ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आपका आज यही कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और ये एनर्जी डायग्राम और यूवी का बेसिक कंसेप्ट जो मैं दिया हूँ उसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल मैं क्लास का बताता हूँ फिर आपको। ठीक है, ओके।